हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो चैप्टर वही है जो हमने कल पहला वीडियो बनाया था एनसीईआरटी के, जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक वीडियो था हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स का और दूसरा वीडियो फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। टोटल 12 न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा ये है, इसमें भी हम जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ किया गया है। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपको सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, उनको हल करने में, उनको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बिल्कुल ट्रिकी वे में करने की कोशिश की गई है। तो वीडियो को पूरा देखिए और हर न्यूमेरिकल को आप जो है करके देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और न्यूमेरिकल एक बार पहले खुद देखिए, फिर जो है खुद करके देखिए। साथ में बुक भी रखिए ताकि आपको स्टेटमेंट भी जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बिना देरी किए चले शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लेसन नंबर 7 और लेसन नेम क्या हो गया हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। देखिए हम करेंगे अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस दिया गया है हमारे पास 0.50 या 50H एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया गया है। कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखिए जो हमारी इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है एसी की, अल्टरनेटिव करंट की, वो 50 हर्ट्ज है। इसको याद कर लीजिए, एक नंबर में कई बार आ जाता है। और वोल्ट हमारी होती है जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसकी होती है 220 वोल्ट होती है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, देखिए पहले पॉइंट पे, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कोयल। देखिए मैक्सिमम करंट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है वो भी हम करेंगे। पहले हम देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या आता है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πf, एफ क्या है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और एल क्या इंडक्टेंस। तो 2πf से कैसे, एफ फ्रिक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज दी गई है और इंडक्टेंस कितना दिया गया 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 157 ओम आ गया। ठीक है ना, अब निकालते हैं इसमें हम इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जेड से हम इसको डिनोट करते हैं, √r² प्लस XL का स्केयर, ये इम्पीडेंस का हमारे पास फार्मूला है। तो R हमारे पास दिया गया है 100 ओम दिया गया है और XL हमने अभी निकाल लिया, ये कितना आ जाएगा 157 का स्केयर। तो जब हम ऐड करके स्केयर करके अंडरूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 186.14 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसने जो हमारा ए पॉइंट है उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कोइल, यानी कि वर्चुअल करंट कितना होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास फार्मूला वर्चुअल करंट का, मैक्सिमम करंट निकालने का ये है, जो ईएमएफ है हमारे पास, यानी कि जो वर्चुअल ईएमएफ है डिवाइड बाई जो इम्पीडेंस है, डिवाइड बाई इम्पीडेंस। हमने वो निकाल लिया कितना 186.14 और ईएमएफ कितना दिया गया हमारे पास 240 दिया गया है। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास कितना गया 1.29 एम्पियर। क्लियर पॉइंट। अब क्वेश्चन बी में क्या पूछता है, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। देखिए व्हाट इज द फेज डिफरेंस, सिंपल सी वो ये कहता है व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन, यानी कि फेज डिफरेंस क्या है हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम। वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम में टाइम लैग क्या है या फेज डिफरेंस की जब हम बात करते हैं वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है ना, देखिए जब हम LCR सर्किट की बात करते हैं तो टाइम लैग निकालने के लिए हमें टेंजेंट 5 निकालते हैं हमेशा। क्या निकालते हैं, टेंजेंट 5 से, यानी कि हमें 5 निकालना पड़ेगा और वो ही जो फेज डिफरेंस होता है टाइम लैग उसी को हम बोलेंगे। तो टेंजेंट 5 का फार्मूला क्या होता है, वही इम्पीडेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस होता है, XL, क्योंकि हम यहाँ पे इंडक्टेंस इसकी
एल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो जोड़ा गया है वो क्या है, इंडक्टेंस जोड़ा गया है हमारे पास 0.5 एच से जोड़ा गया ना। तो अब फार्मूला एक्सएल क्या है हमारे पास, 2 पाई एफ एल होता है ये, या म्यू भी लिख देते हैं, कई बार एफ, यहाँ पे एफ भी लगा सकते हैं, एफ एल या म्यू एल ए की बात है, 2 पाई एफ एल भी कह सकते हैं, और ये म्यू फ्रिक्वेंसी का सिंबल है इसलिए डिवाइड बाई आर होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी, ये 2 पाई, ये एफ दिया गया है, इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, ये एल दिया है जो हमारे पास इंडक्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो ये कितना गया 1.571। अब 5 कितना देगा यहाँ पे, ये टेंजेंट इस साइड चला जाएगा तो इन्वर्स में आ गया। तो बुक के लास्ट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी गई है, वहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। तो वो वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा 57.5 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 50.5 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, यानी कि डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो टाइम लैग का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 5 बाई ओमेगा, 5 बाई ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ लगा लो या म्यू ला लो, एक ही बात है, 2 पाई एफ भी बोलते हैं या फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। सिंबल बार बार कभी म्यू ले लेते हैं, कभी एफ ले लेते हैं, नो कन्फ्यूजन इन दैट। तो 5 अभी हमने निकाला ये डिवाइड बाई 180, और 2 पाई ऐसे कैसे, और म्यू फ्रिक्वेंसी एफ दी गई है 50, तो जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम लैग आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ऑब्टेन दी आंसर ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर, जो ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किए हैं। इफ़ द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई, अब हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई हमारे पास इसमें दी गई है, 240 वोल्ट दी गई है और 10 किलो हर्ट्ज में दी गई। और उसके बाद ये कहते हैं हमें एक्सप्लेन भी करना है कि स्टेटमेंट दैट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एन इंडक्टर इन सर्किट नियरली अमाउंट टू ओपन द सर्किट, हाउ डज द इंडक्टर बिहेव इन ए डीसी सर्किट आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो ये हमें ये भी दिखाना है। देखिए इसका मतलब हमें यहाँ भी क्या दिखाना पड़ेगा, टेंजेंट 5 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हाउ डज इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट आफ्टर स्टेडी स्टेट करंट। और ये भी देखिए क्वेश्चन है, हैंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एन इंडक्टर इन ए सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। इनके सर्किट की ये बात कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सवाल। एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एक्सएल, यानी कि जो इंडक्टेंस होता है हमारे पास, इस तरह से लिखेंगे एक्सएल को, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे इंडक्टेंस। इंक्रीज टू इनफाइनली लार्ज, हैंस सर्किट बिहेव एज ओपन सर्किट। तो इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई एफ एल, 2 ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, एफ एल दिया हुआ है हमारे पास 10 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻13 हम इसमें यूज़ करेंगे। किलो हर्ट्ज दिया गया है ना, तो किलो हर्ट्ज में इसलिए हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किलो हर्ट्ज को, क्योंकि 10 किलो हर्ट्ज दिया गया तो 10 को हम किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे। 0.5 जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया वही आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास ही आ गया। एक्सएल की वैल्यू हमारे पास आ गई अब, ठीक है ना। अब निकालते हैं हमारे पास जो उसने पूछा है, करंट निकालेंगे पहले तो, ठीक है। करंट का वही फार्मूला भी हमने पिछले वीडियो में किया था, पिछले टॉपिक में भी किया है। ई बाई जेड होता है, ई बाई जेड होता है, यानी कि जेड क्या है हमारे पास, इम्पीडेंस है हमारे पास, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट इन द कोयल कितना होता है, आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट, तो वो होता है √IRMS, √2IRMS। तो आई हमारे पास क्या है, ये ई बाई जेड है, तो ये ई बाई जेड यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, √2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, IRMS, तो ये ई की वैल्यू हमारे पास है 240, और जेड हमने अभी निकाला है 3.14 इंटू 10⁻⁴ ओम। तो इसको सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से,
देखिए ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ कहाँ से ये 10⁻⁴ कहाँ से आया, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये हम बताते हैं कैसे कहाँ से आया। ये देखिए हमने किया था 10 × 10⁻³ आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। ये यहाँ से लिया फ्रिक्वेंसी है जो हमारी, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेंगे। और बी पॉइंट में हमें वही अभी टाइम लैग की बात कर रहे थे हम, तो उसके लिए टेंजेंट 5 निकालना पड़ेगा ना टाइम लैग के लिए, वही फार्मूला हमारे पास फिर दोबारा से, तो XL/R होता है, ठीक है ना। तो ये जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 314 आ जाएगा, और 5 कितना का 90 डिग्री, वही टेंजेंट इनवर्स लेके करेंगे इसको, ठीक है ना। तो टाइम लैग कितना है हमारे पास, θ/ω, वही जैसे हमने पिछली बात किया था ना टाइम लैग का फार्मूला। ये देखिए टाइम लैग का ये फार्मूला होता है, यानी कि 5/2πf 5/2πf होता है। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो टाइम लैग के लिए ये देखिए, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा। इन डीसी सर्किट आफ्टर स्टेडी करंट वोल्टेज 0 एंड सच XL भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए प्योर रजिस्टर एज इट हैज नो इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहते हैं। ए 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज विद ए 40 ohms रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, जैसा कि फिगर देख रहे हैं आप, टू ए 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सप्लाई। AC की जो सप्लाई है, देखिए AC का सिंबल होता है, ये AC की सप्लाई हमारे पास दी गई है। निकालना है क्या है, व्हाट इज, देखते हैं क्या निकालना है हमारे पास। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ये दिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। देखिए जब मैक्सिमम करंट निकालना हो, एक तो हमें इम्पीडेंस का पता होना चाहिए, इम्पीडेंस कितना होता है, रिएक्टेंस कितना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं पहले। तो पहले हम निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि हमारा सर्किट जो है वो कैपेसिटिव है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटिव है ना, अगर इंडक्टर होगा तो इंडक्टेंस निकालेंगे, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस, और रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये तीन इस पे नोट रहेगा पॉइंट हमारे पास, जो जो पॉइंट देंगे वही हम निकाल के चलते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं, तो L कितना, वही फार्मूला सेम 1/2πfc, तो XC निकलेगा हमारे पास, ये दिया गया है। अब फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज दी गई है, कितनी 60 हर्ट्ज दी गई है, तो इंटू में 100 आ जाएगा हमारे पास। और ये टोटल वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 26.54 ओम जाएगा। अब इम्पीडेंस निकालेंगे, इम्पीडेंस का यही फार्मूला है √R² प्लस में XC का स्केयर, इनके जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया है वो स्केयर में ले लेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद कितना आ गया 48 ओम आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, तो मैक्सिमम करंट निकालने का तो यही फार्मूला है हमारे पास, वही E/Z होता है। नोट कर लीजिए E/Z। E कितना दिया गया 110 दिया हुआ है, और Z अभी हमने निकाल लिया 48, तो वैल्यू पुट करेंगे। अब मैक्सिमम करंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये देखिए वर्चुअल करंट निकाला है हमने, मैक्सिमम करंट को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वर्चुअल करंट होता है हमारे पास, तो पुट करेंगे वैल्यू कितना गया 3.24, यानी कि जो वर्चुअल करंट होता है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ये वर्चुअल करंट है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम करंट हमारे पास आ जाएगा। बी में क्या कहते हैं, व्हाट इज द टाइम लैग। जब टाइम लैग निकालना तो पहले आप टेंजेंट 5 निकालेंगे, और टेंजेंट 5 का फार्मूला क्या है XC/R, और R क्या है 1/ωCR, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अगर सीधा डायरेक्ट रेजिस्टेंस दो फिर हमें बदलने की जरूरत है, फिर हम 1/R ही ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, C भी दिया गया, R भी दिया गया, तो वैल्यू पुट करके हम ये निकालेंगे। पहले 5 की वैल्यू आ जाएगी, फिर टेंजेंट इनवर्स निकाल लेंगे, टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे वही π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये रेडियन में आ जाएगा हमारे पास। अब टाइम लैग का फार्मूला फिर वही 5/ω, ठीक है ना, 5/ω, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओमेगा की फिर वैल्यू पुट कर देनी है हमारे पास 180, तो इसके लिए आ गया हमारे पास, दिया ये तो पहले ही ये वाला, ठीक है, इंटू 2π60 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन, ऑब्टेन द आंसर टू A एंड B इन क्वेश्चन नंबर जो 15 हमने ये किया है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर A व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, और व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन। तो इसी क्वेश्चन में ये पूछता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 में द सर्किट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट
एंड 12 किलो हर्ट्ज 12 किलो हर्ट्ज। अब उसमें कितना आता है हर्ट्ज हमारे पास, उसमें 60 हर्ट्ज था ना, कितना था 60 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में हम देंगे थे लेंगे। तो अब ये कह रहा है 12 हर्ट्ज लेना हमें सप्लाई। हैंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट कैपेसिटर इज ए कंडक्टर एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, कंपेयर द बिहेवियर विद विच कैपेसिटर इन डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी करंट, या स्टेट लगा लो हमारे पास, ठीक है ना। तो फिर सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ERMS निकालो पहले, कितनी दी गई है 110 वोल्ट फ्रिक्वेंसी दी गई है। अब ये तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना। अब निकालेंगे करंट, देखिए I0 निकालेंगे, ठीक है ना। तो I0 निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या, वही सेम फार्मूला V0 डिवाइड बाई √R² प्लस X², और V0 क्या होता है √2 RMS VRMS, ठीक है ना। तो ये R² ऐसे कैसे, XC का फिर फार्मूला लगा देंगे। XC क्या होता है हमारे पास 2 पाई FC होता है ना, 2 पाई FC होता है, ये बार याद कर लीजिए, बार बार आ रहा है हमारे पास 2 पाई FC। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी म्यू लिया गया FC के, तो क्योंकि ये X का स्केयर है इसलिए C का भी स्केयर हो गया और 2 पाई का भी स्केयर हो गया और फ्रिक्वेंसी का V का भी स्केयर हो गया, तो ये हमारे पास स्केयर में आ गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो √2 इंटू में 110 और R² ये आ गया, C² और π² 4² ये सारा हमारे पास कंप्लीट आ गया। तो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ गया 3.23 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। दिस वैल्यू ऑफ करंट इज सेम एज दैट विदाउट कैपेसिटर इन सर्किट, सो एट हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जो कि बहुत कम होता है, इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, ठीक है ना। अब बी में वही फिर हमें टेंजेंट फाई निकालना है पहले, XC डिवाइड बाई R की वैल्यू पुट करेंगे, सेम सभी वैल्यू पुट करेंगे, फिर वही टेंजेंट फाई निकालेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, सेम वही तरीका हमारे पास। तो इन डीसी सर्किट आफ्टर स्टेडी करंट वोल्टेज क्या है 0 है हमारे पास, एंड अकॉर्डिंग टू XC इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा XC हमारे पास इन्फिनिटी पे काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कैपेसिटर अमाउंट टू एन ओपन सर्किट दैट इट इज ए परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ द करंट। कहने का मतलब क्या है, डीसी सर्किट ए कैपेसिटर अमाउंट टू एन ओपन सर्किट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्या करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमारा ऑफर करता है वो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, कीपिंग द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को इक्वल कर रहा है ये। इफ द 3 एलिमेंट LCR आर अरेंज इन पैरेलल सो दैट टोटल करंट इन पैरेलल LCR सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रिक्वेंसी, obtain the current RMS value in the branch of the circuit for the element and source specified in exercise हमारी जो 7.11 दी गई है ना, उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए हम पहले निकालेंगे, हमारे पास जो दिया गया है क्या है, फ्रॉम द फेजर डायग्राम जब हमने पढ़े थे तो उसमें हमें क्या पता चला था कि व्हेन 3 एलिमेंट LCR आर अरेंज्ड इन पैरेलल में जब हम अरेंज करते हैं तो इम्पीडेंस हम किस तरह से देते हैं, ये फार्मूला Z1/Z √, में 1/R² इंटू में ω/C माइनस ω/L, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। 1 ω/C माइनस, कई बार हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं, देखिए 1/R² नोट कर लीजिए, प्लस इंटू में 1/XC, ठीक है, माइनस 1/XL, ये होता है, इसका स्केयर करके √ लेते हैं, ये भी ले लेते हैं कई बार। तो 1/R² ऐसे कैसे आ गया हमारे पास, तो XC किसके बराबर होता है ये, और XL किसके बराबर आता है ω/L के बराबर। तो ये वैल्यू पुट करके हम इस तरह से भी इसको निकाल लेते हैं। तो ये अब चलते हैं, एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/Z इज मिनिमम, यानी कि Z इज मैक्सिमम, रिवर्स हो गया ना, मिनिमम हो जाएगा तो जब सीधा करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड करंट इज मिनिमम,
इन रजिस्टर आई आर वी इज इक्वल टू आई आर, वो ओम लॉ वाला फार्मूला, वी इज इक्वल टू आई आर से हम निकालेंगे आई। तो आई क्या होता है, वी डिवाइड बाई आर होता है, यानी कि वी आर एम एस डिवाइड बाई आर। वी आर एम एस 230 दिया गया है, ये 40 दिया गया है, तो ये आ गया हमारे पास। और जब इंडक्टर की बात करेंगे तो आर के स्थान पे क्या आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम। और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और ये हमारे पास दी गई है वैल्यू, तो ये आ गया 0.92, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, और फिर हम निकालते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या आएगा, यहाँ पे एक्स सी आ जाएगा सेम हमारे पास, वी आर एम एस, ठीक है ना। और एक्स सी की वैल्यू हम लिख दें ओमेगा नॉट सी आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, सारी हमारे पास दी गई हैं। तो यानी कि टोटल करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जोड़ लेंगे तीनों को, 5.75 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए सर्किट कंटेनिंग ए 80 जो ml दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। तो 80 ये mH है हमारे पास, ध्यान रखिए ml के स्थान पे क्या है, mH, ठीक है ना, ये क्या है, mH। ए सर्किट कंटेनिंग ए 80 mH इंडक्टर एंड 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज आर कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। तो पूछता है क्या है, ऑब्टेन द करंट इन एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, ये निकालने के लिए कह रहा है। अब नंबर 1, ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, तो सिंपल है ये भी हमारे पास निकालना। ए में पहले देखिए आई नॉट निकालते हैं, तो वो कहता है वी नॉट डिवाइड बाई, देखिए बार बार यही फार्मूला यूज है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आर यहाँ पे 0 है, ओमेगा कहता है 2 पाई इंटू एफ हो जाएगा, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। और वी नॉट अंडर 2 आर एम एस निकालेंगे तो 230 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम एल, तो एल हमारे पास निकल गया ये, ठीक है। तो ये कितना माइक्रोफैरेड में दिया, इसके बराबर आ जाएगा। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, तो ओमेगा हमारे पास 100 पाई ये दिए, ये निकाल दें, इनटू में एल हमारे पास दिया गया ये, ठीक है, और सी ये दिया गया है, दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 53.03। अब हमें पता है अगर हम वैल्यू जब निकालते हैं तो आई नाट कितना आ जाएगा हमारे पास, 11.6 एम्पियर। और आई आर एम एस क्या था, आई नाट डिवाइड बाई √2, आई नाट क्या गया ये डिवाइड बाई √2, तो कितना गया 8.24 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द आर एम एस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच स्टेटमेंट। अब निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, वी एल क्या था, आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल होता है। आई आर एम एस दिया गया हमारे पास, ओमेगा एल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना आ गया 207 वोल्ट आ गया। तो जैसे वी एल निकाला, फिर हम निकालेंगे वी सी, और वी सी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आई आर एम एस 1/ओमेगा सी, यहाँ पे ओमेगा एल था, अब ये देखिए फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है हमारे पास, तो टोटल वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सी में क्या कहते हैं, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर, एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर इज 0 बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, π/2। और निकालेंगे कैसे, फेज डिफरेंस π/2 बिकॉज करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो पी एल हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी, वी आई इंटू कोस π/2, और वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर, वही सेम हमारे पास फार्मूला रहेगा, फार्मूला एक ही है, तो π/2 आना, तो फिर वो 0 रह जाएगी, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, π/2 दिया गया। व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर, तो 0 ही रहेगी ना, क्योंकि टोटल वो भी 0 है, हमारे पी एल भी 0 है, पी सी भी 0 है, तो टोटल भी क्या रहेगी, 0 रहेगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सपोज दिस सर्किट इन क्वेश्चन नंबर 18 हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, अब देखिए ये रेजिस्टेंस दे दिया हमारे पास, कितना रेजिस्टेंस दे दिया, 15 ओम आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये 2 नहीं है साथ में, 15 ओम आ जाएगा हमारे पास, कितना देगा 15
ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात चल रही है ये। ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड टोटल पावर एब्सॉर्ब्ड। देखिए, इफ़ द सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स, 15 ओम्स, ये 2 नहीं है, साथ में ध्यान रखेंगे। नाउ इट इज LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट, नाउ इट इज LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट हमारे पास ये बन गया है। क्लियर है पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है इसमें, ध्यान से देखिए। नंबर 1 देखें क्या निकालना है। तो पहले वही इम्पीडेंस निकाल लो, Z, एक ही फार्मूला है, वैल्यू पुट करो, XL माइनस XC का स्केयर हो जाएगा, तो माइनस करके हमने ये निकाल लिया 31.7 निकाल लिया। ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, Z आ जाएगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है हमारे पास, XL माइनस XC। XL कितना दिया गया हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर आप पीछे वाला क्वेश्चन जब ये आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आप देख के चलेंगे ये। ठीक है ना, ये 2 नहीं है, यहाँ पे नोट कर लेंगे एक्सरसाइज के हिसाब से। तो उसमें जो हमारे पास XL है वो कितना है, XL 25.13 दिया हुआ है, और XC माइनस XC कर देंगे ना, तो वो दिया है 53 दिया हुआ है, 53.05 दिया गया है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, ये वाला देगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास। और वर्चुअल करंट का वही E/Z होता है, E 230 दी गई है, और ये हमारे पास है ये इम्पीडेंस, ये जो हमने निकाला अभी। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। एवरेज पावर ट्रांसफर टू LC, अब तीनों के बाद निकालेंगे, L में कितनी है, C में कितनी है, R में की है, क्योंकि इसमें यही कहते हैं ऑब्टेन दी एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट। देखिए, ये देखिए, ऑब्टेन दी एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट, यानी कि LCR तीनों में की एवरेज पावर निकालनी है हमें। तो तीनों की एवरेज पावर निकालने का फार्मूला तो हमारे पास एक ही है, पहले C की निकालेंगे, फिर R की निकालेंगे, या और फिर जो शुरू में हमारे पास L आ गया। तो EI देखिए एवरेज पावर क्या होती है, IV इंटू EV कोस पाई बाई 2, इसमें भी IV EV कोस पाई बाई 2, इसमें भी वही हमारे पास, इसमें क्या है देखिए चेंज होते जाएंगे, इसमें VR आ जाएगा, PR में रेजिस्टेंस में हम VR लेके चलते हैं, बाकी सेम है हमारे पास। और इसमें कोस पाई बाई 2 होता है, इसमें कोस पाई बाई 2 होता है, इसमें क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 फिर ये 0 और ये कोस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ए सीरीज LCR सर्किट विद L इज इक्वल टू 0.12H और C कितना दिया गया हमारे पास 480 NF और R दिया 23 ohms, इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई। अब नंबर 1, व्हाट इज द सोर्स फ्रिक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है, करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है 1/√LC, L भी दिया गया और C भी दिया गया, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फार्मूला क्या आ जाएगा 1/√LC, और वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब हम ये निकालेंगे V रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ये F है बेटे, F रेजोनेंस एक ही बात होती है, तो ओमेगा रेजोनेंस या F रेजोनेंस डिवाइड बाई 2π, और वो हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, और I नॉट क्या होता है V0 डिवाइड बाई R, और V0 क्या होता है √2V डिवाइड बाई R, तो और V कितना है 230 और ये R कितना है 23, तो कितना आ जाएगा 14.14। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में, व्हाट इज द सोर्स फ्रिक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, हम एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर का फार्मूला क्या है 1/2 I0 का स्क्वायर इंटू R, 1/2 I0 दिया है हमारे पास 14.1, या R स्क्वायर ऐसे कैसे 23 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2300 वाट आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, फॉर विच फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। देखिए क्या कहते हैं,
व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दीज फ्रिक्वेंसी, करंट एम्पलीट्यूड हमें निकालना है इसमें, ठीक है ना। देखिए जब हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, एट विच पावर ट्रांसफर टू सर्किट इज दी हाफ दी पावर एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। देखिए हमारे पास ये ओमेगा किसके बराबर होती है, ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा, ये होता है हमारे पास। और प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, R/2L, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है पॉइंट। या हम कह सकते हैं जो 2 पाई एफ लगा लो या म्यू ले लो, ये फ्रिक्वेंसी है, 2 पाई म्यू नॉट प्लस माइनस R/2L, सेम आ गया वो तो हमारे पास, ठीक है। ये ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर रहा है, ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और ये ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। या हम कहें, देखिए इसमें से 2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं हम, ये 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये नीचे आ गया, कॉमन लेंगे ना, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 पाई से, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं वी नोट दिया गया हमारे पास 633 प्लस माइनस 1/, ये भी वैल्यू हमारे पास दी गई है, इंटू में हमारे पास R/2L आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 648 हर्ट्ज या 678, मतलब एक बार यहाँ पे प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो, क्योंकि ये प्लस माइनस 50 नट दिया गया। द पावर ट्रांसफर टू सर्किट इज दी हाफ पावर एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, कितना देंगे हमारे पास, ये 648 एंड 678 हर्ट्ज। करंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला सिंपल, आई नोट डिवाइड बाई √2, आई नॉट हमारे पास है तो ये कितना आ गया 10A। क्यू फैक्टर जब हम निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में, तो XL डिवाइड बाई R, और XL क्या होता है, ओमेगा L डिवाइड बाई R, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। व्हाट इज द क्यू फैक्टर, तो क्यू फैक्टर का फार्मूला तो एक ही है भाई हमारे पास, 1/R √ में L/C, तो 1/R हो गया, ये L ये हो गया, और C ये निकाल लिया, तो 21.7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्टेन एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट विद L = 3.0H, और C हमारे पास 27 माइक्रोफैरेड, और R कितना दिया है 7.4 ओम, ये हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है ना। ये 3 वैल्यू होगी ना हमारे पास, ठीक। अब ये पूछता क्या है, इट इज़ डिजायर्ड टू इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम बाय फैक्टर ऑफ 2, सुजेस्ट ए सुटेबल वे। देखिए हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हैं, एक तो R, L और C, 3 चीज़ें ना, R, L और C, 3 चीज़ें दी गई, R, L, C। अब जब हमारे पास R, L, C दी गई है, तो पहले हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट होती है, ये देखिए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, कई बार इसको हम ओमेगा नॉट भी लिख देते हैं, वही 1/√LC होती है। तो L और C हमारे पास दिया गया है, L कितना है हमारे पास 3 दिया गया है, और C हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 111 रेडियन पर सेकंड। अब क्यू क्या होता है हमारे पास, अभी किया था XL/R, और XL क्या होता है ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइड बाय R, ऐसे कैसे, तो ये आ गया हमारे पास ऊपर वैल्यू पुट करने के बाद इनके 45 आ गया। और डबलिंग क्यू फॉर द सेम ओमेगा रेजोनेंस R शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि उसको हाफ करने, क्योंकि वो डबल है, तो डबल है तो इसका मतलब उसका हाफ कर दो, तो 37 पॉइंट, देखिए ये डबल हो जाता है ना, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आंसर द फॉलोइंग। देखिए सिंपल आंसर है, फटाफट दे देते हैं इनका आंसर। इन एन AC circuit is the applied instantaneous voltage is equal to the algebraic sum of the instantaneous voltage across the series element of the circuit is the same true for RMS। देखिए यस आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, यस। क्यों, देखिए अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमेशा किसकी इक्वल होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज एलिमेंट ऑफ द सर्किट। इसका कारण क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इन फेस, वोल्टेज जो है उसमें फेस में
अक्रॉस द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इन फेस टू फेस नहीं होती, मतलब क्लियर है पॉइंट। और यदि हम नो कहें तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर आर एम एस वोल्टेज बिकॉज आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इन फेस विद ईच अदर, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन हमारे पास आंसर बनते हैं। यस, द फर्स्ट पार्ट इज ट्रू बट इट इज़ इनकोरेक्ट फॉर आर एम एस वोल्टेज बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कंपोनेंट मे नॉट बी इन फेस। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। दो पार्ट थे ना हमारे पास पहले के, तो एक में तो पूछा गया था इज एनी एसी सर्किट इज अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द अक्रॉस दी, ठीक है ना। तो उसके लिए आंसर यस, और दूसरे के लिए क्या आएगा इज द सेम ट्रू फॉर आर एम एस वोल्टेज। दो क्वेश्चन थे ना, तो एक के लिए यस रहेगा और एक के लिए क्या रहेगा, नो रहेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन थे हमारे, इसके लिए नो और पहले वाले के लिए यस। बी में ए कैपेसिटर इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ इंडक्टेंस कोयल। देखिए व्हेन द प्राइमरी सर्किट ऑफ इंडक्टेंस कोयल ब्रेक्स द हाई वोल्टेज इंड्यूस विच इज यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर दिस अवॉइड स्पार्किंग इन द सर्किट। कहने का मतलब क्या है, एट ब्रेक लार्ज इंड्यूस ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे, मतलब जब कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होगा स्पार्किंग विल टेक्स प्लेस बट व्हेन कैपेसिटर इज यूज्ड द लार्ज इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एट द ब्रेक is used up charging the capacitor and no sparking takes place. C. An applied voltage signal consists of a superposition of a DC voltage and an AC voltage of high frequency. The circuit consists of an inductor and a capacitor in series so that DC signal will appear across C and the AC signal across L. देखिए सिंपल सा पॉइंट है। देखिए हमारे पास एक्सएल क्या होता है, ध्यान रखिए एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, याद होगा ना। और एक्स सी क्या होता है हमारे पास, 1/ओमेगा-सी। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा-सी, ये आपको याद होगा। एक्सएल क्या है हमारे पास, 0 वैल्यू इन डीसी एंड ए हाई वैल्यू फॉर एसी। वाइल जो हमारे पास एक्स सी हैं उसमें क्या है, infinite value of DC and low value of AC. When voltage signal consists of superposition of DC voltage and AC voltage is applied in series combination of capacitor and inductor. Inductor will oppose, हमेशा oppose करता है inductor। कहने का मतलब क्या है, whereas it allow easy path to DC, therefore AC voltage will appear across the L. For similar reason DC voltage will appear as C. आंसर देख लीजिए, इंडक्टिव जो रिएक्टेंस हमारे पास क्या होता है, ओमेगा एल होता है और एल की वैल्यू मतलब ओमेगा हमारे पास का 2πf होता है या म्यू। एक्स सी भी सेम हमारे पास होता है। फॉर डी सी एक्स एल क्या है, 0, देयरफॉर एक्स एल इज इक्वल टू 0 एंड एक्स सी टू 0, हेंस डी सी सिग्नल अपीयर्स अक्रॉस दी कैपेसिटर। फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एक्स एल क्या है, हाई, और एक्स सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हेंस ए सी सिग्नल अपीयर एज क्रॉस इंडक्टर। डी देखिए, a choke coil in series with a lamp is connected to a DC line. The lamp seen to shine brightly. Insertion of an iron core in the choke cause no change in lamp's brightness. Predict the corresponding observation if the connection to an AC line. आंसर देखिए, इंडक्टर ऑफर नो हिंड्रेंस टू द DC XL इज इक्वल टू 0। इसमें XL क्या होता है, 0 होता है। सो insertion of iron core does not affect the DC current or brightness of the lamp connected, but it identify effect AC current as insertion of iron core increase L क्या हमारे पास जो ये वैल्यू होते हैं म्यू एम एन एल। दस इंक्रीज एक्सएल, एक्सएल ऐसे आई 2πfl भी होता है हमारे पास जो इक्वल AC करंट इन ई सर्किट रिड्यूसिस, जो हमारे पास ई का सर्किट है, यानी कि reduce IP is equal to EV divided by XL and brightness of the bulb also reduce। दूसरे शब्द में यदि हम कहना चाहें, जब हम एक चौक कोयल को सीरीज में लगाते हैं लैंप के साथ और DC कनेक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास L है हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टेडी वैल्यू ऑफ द करंट, देयरफॉर ब्राइटनेस ऑफ द लैंप इज नॉट अफेक्टेड ऑन इंसर्शन ऑफ आयरन कोर इन द चौक। तो चौक के अंदर यदि हम आयरन कोर करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑन AC लाइन, ये जब बात हम AC लाइन की करते हैं, लैंप विल शाइन डीमली
तो लैंप जो है डीम हो जाएगा, मतलब उसकी रोशनी कम होगी। कारण क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द चोक कोयल के कारण हो जाएगी, क्योंकि इसमें चोक कोयल में इम्पीडेंस होता है। ब्राइटनेस ऑफ द लैंप विल फर्दर गो डिम, और कम होती जाएगी यदि हम उसके अंदर क्या इंसर्ट कर दें, एक आयरन कोर करते हैं, विच इंक्रीज द इम्पीडेंस ऑफ द चोक कोयल। ठीक है। वाई इज चोक कोयल नीडेड इन यूज of fluorescent tube with AC means why can we not use an ordinary resistor instead of choke coil। देखिए हमारे जो घरों में लाइट की ट्यूब होती है, रोड बोलते हैं जिसको, तो उसमें हम चोक कोयल यूज़ करते हैं मोस्टली। किसके स्थान पर, रेजिस्टेंस के स्थान पर। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए चोक कोयल हम क्यों यूज़ करते हैं, रिड्यूस करना है हमें करंट को। एज इट्स पावर फैक्टर इज जीरो, चोक कोयल का पावर फैक्टर क्या है, जीरो है। इट रिड्यूस द करंट विदाउट वेस्टिंग द पावर, क्योंकि पावर को वेस्ट नहीं करेगा वो यदि हम रजिस्टर यूज़ करेंगे चोक कोयल के स्थान पर तो ये पावर में लॉस करता है और उससे हीट भी बनती है। इसलिए बोलते हैं भी जो ट्यूब लाइट की रोशनी होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि उसमें हीट जो है प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे आप ऑर्डिनरी बल्ब देखते हैं तो उसमें हम रेजिस्टेंस यूज होता है ना, तो उसमें हीट बनती है, लेकिन हमारी जो CFL वगैरह ये जो आजकल आती हैं उनमें ये संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 230 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न। What should be the number of turns in the secondary in that order to get output power at 230 वोल्ट। आंसर देखिए ध्यान से, बिल्कुल छोटा सा आंसर है हमारे पास। EP कितना हमारे पास 2300 दिया गया है और NP भी दिया गया है और ये सारी वैल्यू हमारे पास दी गई है। अब देखिए जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो रेशो हमारे पास क्या होते हैं, ES यानी EMF इन सेकेंडरी कोयल डिवाइड बाई EMF इन प्राइमरी कोयल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल। NP का मतलब प्राइमरी है, यहाँ पे S का मतलब सेकेंडरी है, तो निकालना हमें NS है ना, तो बाकी दूसरी रेंज अरेंज करने के बाद इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास ES हो गया, ये NP है और ये क्या है EP, तो 400 टर्न आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, at a hydroelectric power plant the water pressure had to at a height of 300 meter and water flow available is 100 meter cube per second। if that turbine generator efficiency हमारी 60% हो, estimate the electric power available from the plant। G की वैल्यू हमें ये लेनी है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। वर्क डन बाय लिक्विड प्रेशर क्या होगा हमारे पास, देखिए पहले हाइड्रो पावर स्टेशन की जब हम बात करते हैं क्या होती है, वर्क और टाइम होती है, वर्क और टाइम, या हम कह सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टाइम, ये दो फार्मूले होते हैं। और हाइड्रो पावर हमारे ये भी होते हैं H रो G, रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, G क्या है ग्रेविटी है, ठीक है, V बाई T वॉल्यूम। ये देखिए ये फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला लगा दिया ना हमने, प्रेशर क्या होता है H रो G, प्रेशर का फार्मूला लगा दिया रो G, V का वॉल्यूम से V ले लिया T, ये वही फार्मूला सेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम बात कर रहे हैं। फिर वैल्यू पुट करेंगे, H ये दिया गया है, रो हमारे पास ये होगी, G ये हमारे पास और V बाई T हमारे पास आ गया 100। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इलेक्ट्रिक पावर डिवाइड बाई हाइड्रो पावर, तो एफिशिएंसी हमने दी गई हमारे पास 60% दी गई है ना, इलेक्ट्रिक पावर सेम आ जाएगा और ये हाइड्रो पावर हमने निकाल लिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आंसर। ठीक है ना, यानी कि 176.4 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 25, ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग पावर पर किलोमीटर 0.5 क्यू पर किलोमीटर दिया गया हमारे पास, जो उसका रेजिस्टेंस दिया गया ना हमारे पास। ठीक है ना, ओम्स में आ जाएगा ये। एक मिनट रुकिए, तो
440 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम जाइए, ध्यान रखिए क्यू की जगह क्या है ओम आ जाएगा, ठीक है ना, पर किलोमीटर 0.5 ओम जाइए, याद कर लीजिए क्या है 0. क्यू के स्थान पे क्या है ओम जाइए, ठीक है। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रो ए 4000-20 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट ए सब स्टेशन इन द टाउन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है यहाँ पे, लाइन रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं वो कहता है लेंथ ऑफ 2, देखिए इसमें कहा क्या गया भी मान लो कहीं पावर स्टेशन से दूर बिजली जाती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बीच में यूज़ किया गया है, मतलब यही है। तो हमें करेक्टराइज करना है, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा एस्टीमेट उसका लगाना है। देखिए लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ 2 वायर लाइन इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 15 किलोमीटर इंटू में 0.5 ओम्स पर किलोमीटर, यानी कि 15 ओम्स आ जाएगा। वर्चुअल एसी क्या आ जाएगा वही ईवी डिवाइड बाई ईवी इंटू आई वी होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आई वी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पावर हमारे पास दी गई है। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ इट, लाइन पावर लॉस पी लॉस बोलते हैं इसको, वो होता है I² इंटू आर, इनकी जो वर्चुअल होती है हमारी, तो 200 का स्क्वायर इंटू 15 करेंगे कितना आ जाएगा जी टोटल 600 किलोवाट। और हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, तो अज्यूमिंग पावर लॉस ड्यू टू लीकेज टोटल पावर नीड टू बी सप्लाई बाय द, देखिए टोटल पावर क्या होती है वो दोनों को जोड़ देंगे, जो लॉस हुआ है और जो आउटपुट है, तो ये दोनों हमारी कितना दी जोड़ देंगे, इसको एडिंग कर देंगे हमारे पास, ठीक है ना। पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय द प्लांट, तो 600 में हम 800 किलोवाट जो हमारा आंसर है उसको जोड़ देंगे। सी क्या है, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट, पोटेंशियल ड्रॉप इन द लाइन क्या होगा हमारे पास V = IR होता है ना, तो V भी हमारे पास I भी है, तो ये कितना गया 3000 वोल्ट आ गया हमारे पास। ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी वायर। अब देखिए इसमें क्या दे गया, द प्लांट जनरेट पावर ऑफ 440 वोल्ट, इतनी जो है पावर वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ टू बी स्टेप्ड अप सो दैट आफ्टर ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 3, देखिए ये 3000 वोल्ट है हमारे पास, ठीक है ना, 3000 वोल्ट दिया गया है हमारे पास। अब वोल्ट हमारे पास कितनी चाहिए 440 वोल्ट, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, सो दैट आफ्टर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 3000 वोल्ट अक्रॉस इट द वायर द पावर एट 4000 वोल्ट इज रिसीव्ड एट द सब स्टेशन इन टाउन, देयरफॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट इज 4400 वोल्ट, ठीक है ना, तो ये आ गया 4000 प्लस में 3000, टोटल कितना हो गया 17000, लेकिन हमारे पास होना कितना चाहिए रेंज में ही आ जाएगा यदि हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है ना, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 440 से 7000 वोल्ट तक की बात होगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, डू द सेम एक्सरसाइज एज अबो विद रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर ट्रांसफार्मर बाई, अब देखिए उसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया सेम, नेग्लेक्ट एज बिफोर लीकेज लॉस थ्रो दी मे नॉट बी गुड एजम्पशन एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ हैरी, ये हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। हैंस एक्सप्लेन वाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड, देखिए हम मोस्टली हाई ट्रांसमिशन क्यों प्रेफर करते हैं, जब हम पावर लाइट लगाते हैं दूसरे स्टेशन पर भेजते हैं, तो उसका कारण क्या है, देखिए पहले हम वर्चुअल करंट निकालते हैं, वो कहते हैं आउटपुट डिवाइड बाई जो ईवी होता है पी आउटपुट हमारी कितनी है 1800, मतलब 800 इंटू 10⁻³ होती है, ठीक है ना, डिवाइड बाई 14000 आ जाएगा। तो अब निकालेंगे हम, ये तो हमारे पास वर्चुअल करंट आ गया, ठीक है ना, पावर लॉस यानी कि लाइन लॉस होती है जो वो निकालेंगे, उसका ये फार्मूला है I² इंटू आर, और आई ये आ गया हमारे पास, ये आ रही है वही 6 किलोवाट आ गया, नोट कर लीजिए पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या आ गया लाइन पावर लॉस। अब लगा क्या निकालना है, पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय द प्लांट,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालेंगे हम, जितनी लॉस हुई और जितनी आउटपुट है वो उसको हमें इक्वल करना है। तो ये हो गया हमारे पास, आउटपुट कितनी है 800 किलोवाट और लॉस कितना है 6 किलोवाट, तो ये टोटल आ गया। और वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन V=IR होता है वोल्टेज ड्रॉप, तो 300 आ गया। वोल्टेज आउटपुट ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट पावर स्टेशन, इसमें हम ये जोड़ देंगे जो हमारा टोटल आया है 40,000 में 300 हम जोड़ेंगे, तो ये आ गया टोटल। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द पावर प्लांट, जैसे मैंने पिछले वाला सवाल किया ना, सेम क्वेश्चन किया, वही हमारे पास याद आएगा। और पावर लॉस इन अर्लियर अरेंजमेंट P1, जब हम परसेंटेज में निकालेंगे पावर लॉस, परसेंटेज पावर लॉस, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1400 इंटू 10⁻³ इंटू 100 कर देंगे। और इस केस में क्या होगी, पावर लॉस सेम रहेगी हमारे पास वही। अब क्या आ गया हमारे पास, 60 के स्थान पे कितना आ गया 6 आ गया, और 14 के स्थान पे कितना है 806 इंटू 10⁻³ इंटू 100 कर देंगे हमारे पास। तो सो बाय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एट हायर voltage 40,000 volt instead of 4,000 volt, power loss is reduced greatly. That is why electric power is always transmitted at a very high voltage. Now that you are provided all the necessary, जो हमारे पास थे हमने जो है कंप्लीट हो गया हमारे पास ये आज का जो न्यूमेरिकल का चैप्टर चल रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे ले इजाज़त, जय हिंद।